Suspected human remains and hiking boots found during the search for two young Dutch women. I wish you all the best for the rest of your lives and stuff. I'm really going to miss you. संदिग्ध मानव अवशेष और हाइकिंग बूट उन दो युवा डच जब वे स्कूल से निकल रही थी, उनकी योजनाओं का निर्धारित करके लिसैन ने अपने माता पिता को टेस्ट किया। मैं सच में बहुत निराश हूँ। स्कूल से लौटाए जाने के बाद वे बाकेट के एक उपनगर अल्टो बैकेट की ओर बढ़ी, जहाँ उन्होंने अपने होस्ट परिवार से मुलाकात की। उनके होस्ट मिरियम गुएरा थे, जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को मेजबानी करती थी। एक सटे हुए घर में जिसकी अपनी अलग प्रवेश द्वार था। केवल कुछ दिनों के बाद जब लड़कियां गायब हो गई तो उन्होंने मीडिया को बताया कि लड़कियां समझदार, शर्मीली और बेचैन लग रही थी। उन्होंने रिपोर्ट किया कि हालांकि उनकी स्पेनिश समिति थी, लेकिन वे इस बात को संप्रेषित करने में सक्षम थी कि उनकी योजनाएं बदल गई है
और उनके पास एक सप्ताह की छुट्टी है। इसलिए पहले कि वे काम शुरू करें उन्होंने मरियम से सलाह मांगी कि कौन कौन इस साइट और गतिविधियां हैं। लेकिन अंततः उन्होंने स्पेनिश भाषा स्कूल में मदद मांगी। मिलकर उन्होंने कुछ दिनों की पर्यटन ट्रेनिंग और मस्ती की योजना बनाई। हालांकि 1 अप्रैल मंगलवार को वे पहले ही बैकेट के पास ज्वालामुखी पर चढ़ चुकी थी और एक नज़दीकी कॉफ़ी प्लांटेशन का दौरा कर चुकी थी और अन्य और रोमांचक करने के लिए चीज़ें समाप्त हो रही थी। उन्होंने मंगलवार सुबह अधिकांश समय यह तय करने में बिताया कि क्या किया जाए। अंततः उन्होंने पिनाइनिस्टा ट्रेल पर जाने का निर्णय लिया, जो एक लोकप्रिय पथ है जिसे कुत्ते चलाने वाले अक्सर पसंद करते हैं। यहाँ चीज़ें थोड़ी अस्पष्ट हो जाती है। 1 अप्रैल की सुबह के फेसबुक पोस्ट में दोनों लिसेन और क्रिस ने कहा कि वे उस दिन शहर के चारों ओर घूमने की योजना बना रही थी। हालांकि क्रिस ने मंगलवार को अपने बॉयफ्रेंड को एक टेक्स्ट भेजा जिसमें कहा गया था कि वे एक हाइक पर जाने की योजना बना रही थी। यह छोटी सी असंगति आसानी से समझाई जा सकती है कि उनकी योजना बदल गई। एक टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि उसने लड़कियों को दोपहर 1:30 के बाद ट्रेल पर छोड़ा था। हालांकि उनके फ़ोन की तस्वीरों से संकेत मिलता है कि वे शायद 11 बजे के आसपास अपने हाइक की शुरुआत कर चुकी थी। फिर से यह आसानी से समझाया जा सकता है। टैक्सी ड्राइवर बस गलती पर था। उसके फ़ोन की तस्वीरों में लड़कियों छोटे हाइक के लिए तैयार नज़र आ रही थी। टैप टॉप और शर्ट्स में दोनों के पास बैकपैक है, लेकिन जब बैकपैक्स को हफ्तों बाद वापस प्राप्त किया गया तो उनमें केवल एक पानी की बोतल, कुछ स्नैक्स एंड पासपोर्ट, उनके फ़ोन और एक डिजिटल कैमरा पाया गया। वे स्पष्ट रूप से कुछ घंटों से अधिक बाहर रहने की योजना नहीं बना रही थी। जब लड़कियां उस शाम को घर नहीं लौटी तो उनके होस्ट परिवार ने चिंता जताई। मरियम ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने अल्टो बाकेट में क्रिस और लिसेन की खोज की, लेकिन उनने संदेह का लाभ देने का निर्णय लिया। वे युवा थी, शायद वे बस देर से मजे कर रही थी। अलार्म तब तक नहीं उठाया गया जब तक कि 2 अप्रैल को उन्होंने एक टूर गाइड के साथ अपॉइंटमेंट के लिए नहीं पहुंचे। टूर गाइड ने होस्ट फैमिली से संपर्क किया, जिन्होंने पुष्टि की कि लड़कियां पिछले रात घर नहीं लौटी। गाइड ने फिर स्पेनिश भाषा स्कूल से संपर्क किया और स्कूल ने अंततः लिसान और क्रिस के माता-पिता और पुलिस से संपर्क किया। लापता छात्रों की खोज 3 अप्रैल से शुरू हुई। 6 अप्रैल तक लड़कियों के कोई निशान नहीं मिले। उनके माता-पिता ने नीदरलैंड्स से जासूसों को बुलाया और साथ में पनामा के लिए उड़ान भरी। $30,000 के इनाम और 10 दिनों की खोज के बावजूद महीनों तक लड़कियों का कोई पता नहीं चला। वे बस गायब हो गई, एक विदेशी देश में बिना किसी निशान के। उनके माता-पिता दुखी थे। क्या वे बस खो गईं? क्या उन्होंने एक खतरनाक जानवर का सामना किया? सबसे डरावना, क्या उन्होंने एक खतरनाक व्यक्ति का सामना किया? 10 हफ्ते बाद जब वे अपने दुर्भाग्यपूर्ण हाइक पर निकले थे, एक स्थानीय महिला बोकेट पुलिस स्टेशन पर एक रहस्यमय नीले बैकपैक की रिपोर्ट लेकर आई। उसने कहा कि उसने इसे एक नदी के किनारे अल्टो रोमेरो के पास पाया। यह पियानिस्टा ट्रेल से लगभग 5 मील और बोकेट से 10 मील से अधिक दूर था। इसे जल्दी ही लिसान का बैकपैक के रूप में पहचान लिया गया। महिला ने कहा कि उसने एक दिन पहले उसी नदी के पास जाकर बैकपैक नहीं देखा था, जिससे जांचकर्ताओं ने यह मान लिया कि यह पिछली रात को बहकर आया होगा। हालांकि
जब उन्होंने वास्तव में बैकपैक की जांच की तो उन्होंने पाया कि यह सूखा था, जबकि पिछले कुछ हफ्तों से भारी बारिश हो रही थी। और यह मानना असंभव था कि बैकपैक को लड़कियों के अंतिम ज्ञात स्थान से इतनी दूर ले जाया गया था। न केवल यह गीला नहीं था, बल्कि यह बिल्कुल नया लग रहा था। यह असंभव लगता था क्योंकि यह पनामा के उष्णकटिबंधीय वर्षावन में 70 दिनों से अधिक समय से बाहर पड़ा था। सामान भी बिना छेड़े हुए था। हालांकि वस्तुएं क्या हुआ इसके बारे में कोई संकेत नहीं देती थी। बैकपैक में 2 ब्रा, 2 धूप के चश्मे, एक पानी की बोतल, 2 मोबाइल फोन, एक डिजिटल कैमरा, क्रिस की एक मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड और लिसान का पासपोर्ट था। वहाँ थोड़े पैसे भी थे। क्यों उन्होंने एक व्यक्ति का पासपोर्ट और एक व्यक्ति का बीमा कार्ड लिया? उनकी ब्रा बैकपैक के ऊपर क्यों सलीके से रखी गई थी? बैकपैक में जो चीजें नहीं थी, वो भी असमंजसपूर्ण थी। उनके पास एक कंपास, एक सोलर पावर बैंक और एक चाकू था। इनमें से कोई भी सामान लड़कियों के बैकपैक में नहीं था। पुलिस ने यह भी नोट किया कि कोई चाबी नहीं थी। निश्चित रूप से उनके पास अपने कमरे की चाबी तो होगी ही। जब पुलिस ने फोन को प्लग इन किया और डिजिटल कैमरा से चित्र डाउनलोड किए, तो उन्होंने महसूस किया कि सूखा बैकपैक नदी के किनारे पर पाए जाने वाली सबसे कम समझ में आने वाली चीज थी। आपातकालीन सेवाओं के कॉल 4:30 के बाद शुरू हुए। पहले किसी ने 112 को कॉल करने की कोशिश की, जो डच संस्करण 911 है। बाहर के देशों में यह स्थानीय आपातकालीन सेवाओं को डाइवर्ट कर देना चाहिए। लिसान और क्रिस को रिसेप्शन नहीं मिला, इसलिए कॉल कनेक्ट नहीं हो सका। उन्होंने फिर 911 कॉल करने की कोशिश की, जो स्थानीय आपातकालीन सेवाओं को डाइवर्ट करने चाहिए। फिर से कॉल नहीं जा सकी। फोन से लिया गया डेटा दिखाता है कि उसके बाद फोन बंद कर दिए गए और 14 घंटे से अधिक समय तक बंद रहे। 2 अप्रैल को कॉल्स फिर से शुरू हो गई। हर 1 या 2 घंटे में 112 या 911 पर कॉल की गई, या तो क्रिस के फ़ोन से या लिसन के फ़ोन से। इनमें कोई भी कॉल कनेक्ट नहीं हुई, सिवाय उस पहले कॉल के, जो सुबह 7 बजे के आसपास की गई थी। सूरज के पहाड़ों पर चढ़ने के समय के आसपास उन्होंने 112 को संपर्क किया, लेकिन कॉल कट गई और फ़ोन फिर से बंद कर दिया गया। जब क्रिस ने फ़ोन से 8:14 पर 112 को कॉल किया गया, तो जिसने भी नंबर डायल किया था उसने स्क्रीनशॉट लिया। जांचकर्ताओं का मानना है कि यह एक गलती थी, जिसे एक घबराए हुए व्यक्ति के हाथ से नंबर डायल करने की कोशिश करते समय हुआ था। फ़ोन फिर से 19 घंटे से अधिक समय तक बंद रहा। तीसरे दिन फ़ोन ने फिर से उसी पैटर्न का अनुसरण किया। हर 1 या 2 घंटे में मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की। दूसरे दिन सुबह की कॉल के अलावा 112 या 911 पर संपर्क स्थापित करने की कोई सफल कोशिश नहीं हुई। कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 80 कॉल की। चौथे दिन कॉल की संख्या कम हो गई और अंतराल बढ़ गया। 5वें दिन लिसन का फ़ोन बंद हो गया, लेकिन क्रिस का फ़ोन, हालांकि बैटरी 50% थी जब वे बैकेट छोड़कर गए थे, 21 अप्रैल तक ऑन और ऑफ होता रहा। 7 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच क्रिस का फ़ोन पूरी तरह से बंद रहा। 11 अप्रैल सुबह 10:51 पर यह फिर से ऑन हुआ और 11:51 पर बंद कर दिया गया। इसके बाद यह कभी भी चालू नहीं हुआ। यह जानना मुश्किल है कि इनमें से कौन सी कॉल लड़कियां ने की थी, अगर सचमुच उनमें से किसी ने की हो।
हालांकि एक विवरण था जिससे जांचकर्ताओं को डराया। लिसेन का फ़ोन 5वें दिन बंद हो गया। उसके बाद जब फ़ोन का उपयोग किया गया तो वह जाहिर है क्रिस का फ़ोन था, लेकिन जिसने भी क्रिस के फ़ोन का उपयोग करने की कोशिश की उसे पिन पता नहीं था। 5 अप्रैल तक जिसने भी क्रिस के फ़ोन का उपयोग किया था उसे सही कोड पता था और हर बार सही कोड डाला। जब फ़ोन चालू हुआ और आपातकालीन सेवाओं से संपर्क करने की कोशिश की गई, अचानक 6 अप्रैल को गलत कोड डालने की कोशिश की गई। सही कोड फिर कभी नहीं डाला गया जब तक फ़ोन 11 अप्रैल को पूरी तरह से बंद नहीं हो गया। हालांकि गलत कोड दर्ज किए गए दर्जनों बार। 2014 में भी सभी स्मार्टफोन्स में एक ऐसा फंक्शन था जो किसी को भी आपातकालीन कॉल करने की अनुमति दे सकता था, भले ही वह फ़ोन का पिन नहीं जानता हो। अगर सिर्फ लिसेन ने सहायता के लिए डिस्परेशन से कॉल करने की कोशिश की, हालांकि क्रिस पहले ही मर चुका था, तो उसे फ़ोन को अनलॉक करने की आवश्यकता नहीं थी। कोई व्यक्ति क्रिस के फ़ोन को अनलॉक करने के लिए डिस्परेट था और जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि यह लिसेन होने की संभावना नहीं है। कॉल लॉग्स ही एकमात्र चिंताजनक डेटा नहीं था जो जांचकर्ताओं को बैकपैट की तकनीक से निकाला। जब उन्होंने डिजिटल कैमरा चालू किया तो उन्होंने 1 अप्रैल से शुरू हुए 133 चित्रों की एक श्रृंखला पाई। पहले सेट की तस्वीर पूरी तरह से सामान्य है। वे 2 युवा वयस्क द्वारा ली गई तस्वीरों की तरह है। लिसेन की फ़ोटो हाई के शिखर पर, क्रिस की फ़ोटो हाई के शिखर पर। कई सेल्फी उन्होंने वाटरफॉल और पथ के साथ विशेष रूप से सुंदर दृश्यों की कुछ तस्वीरें ली। एक डिजिटल कैमरा होने के नाते हर एक तस्वीर को सावधानीपूर्वक लेबल और टाइम स्पेंड किए गए हैं। ये सभी तस्वीरें मुस्कुराते हुए लड़कियों की है और 1:30 के पहले की है। ऐसा लगता है कि उन्होंने तस्वीरें लेने के बाद ट्रेल से वापस मुड़कर जाने की बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने सुना था कि शिखर के दूसरी ओर कुछ वाटरफॉल है। अप्रैल 1 की दोपहर 2 बजे से पहले ली गई आखिरी तस्वीर क्रिस की है, जो एक छोटे से गहरी में है। चारों ओर काई से ढके हुए पत्थर और घनी वनस्पति से घिरी हुई है। इसके बाद की तस्वीरों की एक श्रृंखला अधिक रहस्यमयी हो जाती है जितना अधिक जांचकर्ता कैमरा रोल को स्क्रॉल करता है। सबसे पहले एक तस्वीर है जिसमें क्रिस को काफी दूर से पीछे से लिया गया है। वह कैमरे की तरफ देख रही है और उसका चेहरा चिंतित लगता है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें क्रिस की हैं। इनमें कुछ भी खास अजीब नहीं लगता, लेकिन दिन की शुरुआत में ली गई चौड़ी मुस्कानों के मुकाबले वह गंभीर लग रही है। उसकी भावनाएं तनावपूर्ण और उसकी मुद्रा अजीब लगती है। इन तस्वीरों के बीच में कैमरा से एक या अधिक तस्वीरें हटाए जाने का सबूत है। लड़कियों द्वारा यात्रा के दौरान इस कैमरे से ली गई अन्य तस्वीरों में से कोई भी हटी हुई नहीं है। यह शायद अजीब नहीं लगे, लेकिन पुलिस द्वारा मिले अगले सबूतों के प्रकाश में यह संकेत करता है कि कुछ गंभीर रूप से गलत था। अप्रैल 1 के बाद 2 बजे के बाद ऐसा लगता है कि कैमरा का उपयोग 7 दिनों तक नहीं किया गया। अचानक 8 अप्रैल को कैमरा फिर से चालू हुआ और किसी ने 3 घंटे के दौरान 90 से अधिक तस्वीरें ली। वे घंटे 1 बजे से 4 बजे तक थे। इन तस्वीरों में कुछ ऐसा भयानक है, इनमें से कोई भी तस्वीर कुछ विशेष नहीं लगती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेहोशी की स्थिति में अंधेरे की तस्वीरें ले रहा हो। शायद वे किसी को पीछा करते हुए कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। शायद वे केवल फ्लैश का उपयोग प्रकाश के रूप में कर रहे थे।
कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से इन तस्वीरों की श्रृंखला को स्पष्ट नहीं करता। तस्वीरों में आप जंगल, एक गंदे रास्ते या चट्टानों को कैमरे के फ्लैश से रोशन होते हुए देख सकते हैं। कुछ शायद एक रास्ते को रोशन करने के प्रयास के रूप में, हालांकि यह संभावना कम है। अंधेरे में कैमरा फ्लैश किसी को अंधा कर सकता है, बल्कि उसे देखने में मदद नहीं कर सकता। अन्य छवियां समझने में काफी कठिन है। कुछ आकाश या चट्टान से बाहर निकल रहे पौधे की तस्वीरें लगती हैं। एक विशेष रूप से परेशान करने वाली तस्वीर क्रिस के सिर के पिछले हिस्से की है, जिसमें उसके बालों में एक हल्की सी खून की झलक है। कई तस्वीरें लाइट ऑर्ब्स और अन्य लाइट आर्टिफैक्ट्स दिखाती हैं। कोई भी तस्वीर चलाते हुए नहीं ली गई लगती। लगभग सभी में एक विकृत परिप्रेक्ष्य है। यह बताना असंभव है कि तस्वीर लेने वाला व्यक्ति खड़ा था या बैठा था, इससे भी कम कि वह किस दिशा में कैमरा इशारा कर रहा था। यहाँ तक कि जिन लोगों को ट्रेल और आसपास के इलाके की अच्छी तरह से जानकारी है, उन्हें भी उन क्षेत्रों को खोजने में कठिनाई हुई जहाँ लड़कियाँ या कैमरा रखने वाला व्यक्ति इन तस्वीरों को ले सकता था। इन तस्वीरों के साथ कुछ सही नहीं लगता। रात में ली गई तस्वीरें स्वाभाविक रूप से असहज होती हैं, लेकिन अजीब कोण और पहचानने योग्य इलाके की कमी इन तस्वीरों को विशेष रूप से परेशान करने वाली बनाती है। जब बैकपैक पाया गया, तो स्थानीय लोग जल्दी से एक सेट की हड्डियां ढूंढने में सक्षम हो गए। 19 जून 2014 तक जो कुछ भी क्रिस क्रेमर और लिसैन फ्रून के बारे में कभी भी पाया जाएगा, उसी नदी के किनारे पाया गया जहां लिसैन का बैकपैक मिला था। कुल 33 हड्डियां, एक जोड़ी जीन्स शॉर्ट्स और प्रत्येक छात्र का एक जूता मिला। सबसे भयानक खोज लिसैन का बायां पैर था। यह जूते के अंदर पाया गया। जूते की लेसें अभी भी कसकर बंधी हुई थी। जांचकर्ताओं ने नोट किया कि जिस कट ने टखने को पैर से अलग किया था, वह साफ था। खून की कमी के कारण यह संभावना थी कि यह कट लिसैन की मृत्यु के बाद हुआ था। जूते के पास लिसैन की एक त्वचा का टुकड़ा पाया गया था जो एक गेंद में लुढ़का हुआ था। दूसरी महत्वपूर्ण खोज थी एक पेल्विक बोन का आधा हिस्सा। इसे क्रिस की पेल्विक बोन के रूप में पहचान लिया गया। जबकि क्रिस की हड्डियां पूरी तरह से साफ और गर्म सूर्य द्वारा ब्लीच हो गई थी, लिसैन की हड्डियां कम अपघटन दिखाती हैं। किसी भी हड्डी ने यह जानकारी नहीं दी कि जो कुछ हुआ वह क्या था। विशेष रूप से हड्डियां बहुत बिखरी हुई थी। आधिकारिक कहानी यह है कि क्रिस क्रेमर और लिसैन फ्रून एक मंकी ब्रिज को पार करते समय गिर गए। मंकी ब्रिज एक कमजोर पुल होता है जो 3 तारों से बना होता है और वास्तव में गिरने के लिए बहुत आसान लगता है, लेकिन कोई सबूत नहीं है कि लड़कियां इस खतरनाक हिस्से पर कभी पहुंची थी। जांचकर्ताओं ने इस कहानी को बदलते हुए दावा किया कि शायद क्रिस ने या तो पुल से गिरने के कारण या गहरी की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते समय गिरने के कारण। यह अप्रैल 1 की मध्य दोपहर में हुआ होगा। क्रिस ने अप्रैल 5 या 6 तक पकड़े रखा। दोनों लड़कियां मदद के लिए पुकारती रहीं, लेकिन सफल नहीं हुई। क्रिस या तो मृत्यु हो गई या कोमा में चली गई। 8 अप्रैल तक लिसैन भ्रमित और निराश थी। क्रिस के फोन पर केवल कुछ घंटों की बैटरी जीवन बची थी। वह कोड नहीं जानती थी। वह केवल क्रिस की मृत या मरती हुई तस्वीर और आसपास का क्षेत्र ले सकती थी, शायद खोज और बचाव को उसकी लाश तक ले जाने के लिए, और तब तक हाइक करती रही जब तक वह बेहतर रिसेप्शन प्राप्त कर सके। यह बस एक हाइकिंग एक्सीडेंट था, मुख्य रूप से लड़कियों की अपनी गलती जो सुरक्षित ट्रेल से बाहर निकल गई और पनामा के जंगल में चली गई। यह सिद्धांत कभी भी उन तस्वीरों की भारी मात्रा को स्पष्ट नहीं करता जो 1 बजे से 4 बजे तक ली गई। स्थानीय लोग भी दावा करते हैं कि इस क्षेत्र में खो जाना बहुत कठिन है, क्योंकि वहाँ एक नेटवर्क अच्छी तरह से चिह्नित ट्रेल्स का है। बहुत से लोग जिन्होंने लड़कियों को जाना, वे यह भी दावा करते हैं
कि वे इतनी मूर्खता से मंकी ब्रिज को अकेले पार करने की गलती नहीं करेंगे। यह व्याख्या अधिक सवाल उठाती है जितना यह जवाब देती है। लिसेन का बैकपैक कैसे एक नदी के किनारे 10 मील दूर सूखा और पूरी तरह से संरक्षित पाया गया? अधिक डरावना यह है कि कैमरे की तस्वीरों को किसने हटाया और किसने क्रिस के फोन को लगातार 5 दिनों तक अनलॉक करने की कोशिश की। वे 7 दिनों तक तस्वीरें क्यों लेना बंद कर दिए? उन्होंने कोई टेक्स्ट मैसेज क्यों नहीं भेजे? उन्होंने केवल आपातकालीन सेवाओं को कॉल क्यों किया और अपने माता पिता, प्रेमी या होस्ट परिवार को क्यों नहीं? डिक स्टेफन्स, एक अपराध विशेषज्ञ जिसे क्रेमर्स और फ्रून द्वारा हायर किया गया था, ने अनुमान लगाया कि तस्वीरें वास्तव में किसी को संकेत देने का प्रयास हो सकती हैं। शायद लड़कियां फंसी हुई थी, या तो चोटों से अवरुद्ध या किसी द्वारा शांत की गई थी, और मदद के लिए फ्लैश का उपयोग करके विमान या वाहनों को संकेत देने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने यह भी नोट किया कि नदी के किनारे पाए गए अवशेष प्राकृतिक रूप से अपघटित होने के लिए बहुत साफ लगते हैं, और लिसेन की कुछ टुकड़े जैसे कि त्वचा का लुढ़का हुआ टुकड़ा क्यों इंटैक्ट पाया गया? उनके ब्रा क्यों मुड़े हुए और बैकपैक में ठूंसे हुए थे? आज तक कोई भी सिद्धांत नहीं दे पाया है जो पुलिस द्वारा एकत्र किए गए सबूतों को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। कुछ ने दावा किया है कि कई रात की तस्वीरों में जो ऑर्ब्स हैं, वे भूतों की उपस्थिति को इंगित करते हैं। यह एक बहुत बड़ा कैच-ऑल ब्रैकेट है जो फोटो लेने के अनियमित व्यवहार को समझ सकता है। एक बहुत अधिक संभावित लेकिन फिर भी भयानक संभावना यह है कि लड़कियां रास्ते से भटक गई और किसी ऐसे व्यक्ति के टकरा गई जिसने उसे कमजोर समझा। वे स्पष्ट रूप से पनामा से नहीं थी, और जबकि वे दोनों फिट थी, छोटी थी और उन्हें आसानी से काबू किया जा सकता था। हो सकता है कि जब वह आसपास था तो उन्होंने उन्हें छिपा दिया हो। शायद क्रिस की मृत्यु पहले हुई है और लिसेन किसी को भी कॉल करने के लिए अपने दोस्तों को फ़ोन खोलने की बेताबी से कोशिश कर रही थी। हो सकता है कि उन्हें कैमरे में उसकी तस्वीर आ गई हो जिसे उसने डिजिटल कर दिया हो। क्रिस के चिंतित दिखने का कारण यह था कि उनका सामना किसी डरावने व्यक्ति से हुआ था। हो सकता है कि वह फोटो लेने वाला व्यक्ति भी हो जो उन्हें एक ऐसा पोज देने के लिए मजबूर कर रहा हो जैसे कुछ भी गलत न हुआ हो। और 8 अप्रैल की सुबह के समय ली गई वे तस्वीरें जिनमें लिसेन अंधेरे में संकेत देने की और कोशिश कर रही थी कि वह जीवित है और उसे मदद की ज़रूरत है। उसकी मृत्यु के बाद संभवतः 11 तारीख को जब क्रिस का फ़ोन आखिरी बार चालू हुआ और बंद किया गया तो उनका हत्यारे ने उनकी हड्डियां और सामान बिखेर दिए और उम्मीद की कि कोई भी उन लड़कियों में से किसी को भी पहचान न सके, या कम से कम यह पहचान ना सके कि उनके साथ क्या हुआ। चाहे जो भी हुआ हो, चाहे लड़कियों का पीछा किसी अलौकिक शक्ति ने किया हो या किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो, किसी मानव राक्षस ने उनका शिकार किया हो, या वे खो गई हो या घायल हो गई हो और मदद के लिए पुकार न सकी हो। उनकी अंतिम दिनों की छवि भयानक थी। जंगल में अकेले, उनका स्वच्छ पानी खत्म हो रहा था, भोजन की कमी है, यह जानते हुए कि वे मरने जा रहे हैं, यह जानते हुए कि कोई मदद नहीं आ रहा है। कल्पना कीजिए कि आपके पास अपना फ़ोन है और आप मदद के लिए पुकारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, यह जानते हुए कि हर बार जब आप इसे चालू करते हैं और कॉल कनेक्ट नहीं होती है तो आप अपनी बैटरी का
एक और कीमत हिस्सा बर्बाद कर देते हैं और अपने दोस्तों को नहीं बता सकते। आपको उसे मरते हुए देखना होगा। आप अपने माता पिता को कॉल करने के लिए उसका फ़ोन भी अनलॉक नहीं कर सकते। आप बस आपातकालीन सेवाओं को बार बार डायल कर सकते हैं, यह जानते हुए कि कॉल कभी नहीं लगेगी जब तक कि आप भी मर न जाएं। यह एक विशेष प्रकार की यातना रही होगी। मैं चाहता हूँ कि आप यह जान लें कि मैं वास्तव में चाहता हूँ कि आप पूछें। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।